नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। उनके लिए मैं क्या कहूं, सिर्फ यही दो लफ्ज मेरे ज़बान पे आते हैं कि रंगकर्मी की दुनिया में हर किरदार है खास। रंगकर्मी की मेहनत से सजता है हर एक रास। भावनाओं की बुनाई में वो बुनते हैं सपने। रंगों की इस दुनिया में वो जीते हैं अपने। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पे उन्होंने कला के क्षेत्र में हमारे सरगुजा ज़िले का नाम बहुत दूर दूर तक रोशन किया। आज हम सभी जब भी फिल्मों का बात करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में आता है, वो है हमारे विनय अम्बष्ट जी। विनय जी, आपका गोपाल की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, और आप सबों को मेरा सादर नमस्कार। गोपाल जी, मैं सबसे पहले आपके इस शानदार सीरीज गोपाल की चौपाल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं। और हाँ, जो बहुत जल्द आपकी एक शानदार फिल्म आ रही है, आजकल उसके गानों की भी बहुत धूम है। फिल्म है सुन सजना, और वो आ रही है 15 नवंबर को जी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैं आज जो भी हूँ आप ही लोग को देख के सीखा हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ। और जब भी मुझे पता चलता था कि अंबिकापुर में कहीं कोई थिएटर का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें विशेष तौर से विनय अम्बष्ट जी का कोई कैरेक्टर है, तो मैं उसे ज़रूर देखना चाहता था। और बचपन में मैं आपका एक कार्यक्रम देखा था, चंडालिका। जी। उस कार्यक्रम ने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैंने उस दिन तय किया था कि मुझे बड़ा होकर के ऐसा ही बनना है और मुझे कला के ही क्षेत्र में कुछ करना है। तो सबसे पहले विनय जी, मैं आपको क्या कहूँ, रंगकर्मी कहूँ, एक कुशल उद्घोषक कहूँ, या फिल्म का अभिनेता कहूँ? क्योंकि मैं जब इन तीनों विधा में आपको देखता हूँ तो आपको श्रेष्ठ पाता हूँ। निश्चित तौर पे ये हम सभी के लिए बहुत फक्र की बात है कि आप हमारे अंबिकापुर की माटी में पले बढ़े हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वनवासी क्षेत्र में पैदा होकर के और इतनी ऊंची उड़ान भरना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले विनय जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बचपन कैसा था। बचपन तो आमतौर पर जैसा सबका बहुत मज़ेदार होता है जी, बहुत बढ़िया होता है। मेरा भी बचपन बहुत मज़ेदार था जी। मैं अंबिकापुर में ही जन्मा पला बढ़ा जी, और मेरी कर्मभूमि भी अंबिकापुर ही रही। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन ज़्यादातर गांव में बीता। गांव में? और आज भी मेरा मन गांव में बसता है। जी। बचपन में स्वच्छंद खेलना, गांव में जंगलों में घूमना। एक्चुअली पापा की नौकरी, शासकीय नौकरी में थे पापा, और जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग भी चले जाते थे। तो सरगुजा में उस समय काफ़ी जंगल था जी, और बहुत बढ़िया यहाँ पर वातावरण था। तो बचपन में ज़रा मैं मिजाज जो है, मैं ज़रा शरारती किस्म का था, घुमक्कड़ प्रकृति का था और अपने मस्त मौला रहता था जी। तो ग्रामीण बच्चों के साथ गांव में घूमना, खेलना, नदी में नहाना, जंगल में घूमना, तो बहुत नज़दीक से मैंने ग्रामीण जनजीवन को देखा और एक आम आदमी की ज़िंदगी से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। जी, निश्चित तौर से आपके अभिनय में वो गांव की खुशबू मिलती है। विनय जी, जैसा कि हम ये सरगुजा हमारा जो क्षेत्र है ये काफ़ी उन दिनों तो और भी पिछड़ा हुआ था। अब तो सोशल मीडिया का समय है तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आपके समय में तो ना यूट्यूब हुआ करता था, ना ट्विटर हुआ करता था, ना व्हाट्सएप हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। हमारा सरगुजा बहुत पिछड़ा हुआ था। ऐसे में सरगुजा के गाँव में आपने किस तरह से ये तय किया कि मुझे बड़ा होकर के एक्टर बनना है, और आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिला कि मुझे भी मंचन करना चाहिए? मैं गांव में जब था जी, तो उस समय जैसे कहीं मेला लगता था जी, अक्सर किसी खास, जैसे नवरात्रि के समय, दुर्गा पूजा के समय, दशहरा के टाइम में अक्सर रामलीला देखने को मिलता था, कृष्ण लीला, और भी थिएटर कंपनी पहले आती थी जी, और नाटक खेले जाते थे, बहुत अच्छे अच्छे नाटक, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज की आंखें, सौतेली माँ और कृष्ण लीला, रामलीला जी। तो जब मैं इन नाटकों को देखता था, भक्त प्रहलाद, तो मेरे मन में भी लालसा उत्पन्न हुई और मैं बहुत आकर्षित हुआ जी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ अलग करने का एक जुनून था। और बड़ा होने के बाद मुझे, मेरी शुरुआत मोहल्ले से हुई
मोहल्ले में एक नाटक हुआ था जी। सुबह का भूला। उसमें मैं एक अधेड़ शराबी जमींदार का रोल किया था। हाँ जी। वो नाटक काफी हिट हुआ। जी जी। और उसके बाद मैं जुड़ा इप्टा से, इंडियन पीपुल्स थिएटर, हाँ। अंबिकापुर में। और कहना चाहिए असल शुरुआत जो है इप्टा से ही मेरी इप्टा हुई। से हुई। जी और मैं एक नाटक का जिक्र करना चाहूँगा। जी। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सदगति का नाट्य रूपांतरण में एक नाटक हम लोगों ने किया था। जी। और डॉक्टर आशा शर्मा का निर्देशन था। वो नाटक काफ़ी मुझे ख्याति मिली। हाँ। और लोगों ने पसंद किया। जी। तो मेरे मन में फिर मैं अभिनय को थोड़ा गंभीरता से लेने लगा। और एक जुनून था शुरू से। कुछ एक चीज़ मुझे लगता है गोपाल जी कि एक कलाकार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ अगर सपने देखने और सपने को पूरा करने का मादा अगर उसमें है जी। और जुनून है, जी। इरादा नेक है, तो कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकलता है। हाँ, ये तो निश्चित तौर पे मानूंगा आपकी इस बात को। विनय जी, आज तो आपको बहुत लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, और मैं देखता हूँ कि आप आकाशवाणी से भी जुड़े रहे, आप थिएटर से भी जुड़े रहे और सिनेमा में भी हैं। जी जी। तो अपने जीवन में इन तीनों विधाओं में आप किस तरह से आगे बढ़े, और आकाशवाणी में और थिएटर में और फिल्म में, इन तीनों विधाओं में आपको क्या फर्क महसूस होता है? मैं थिएटर के साथ साथ समानांतर रूप से मैं आकाशवाणी से भी जुड़ा। जी। बहुत गहरा जुड़ाव रहा है, आकाशवाणी से लंबा जुड़ाव रहा है। जी। मैं एक युवाणी कंपेयर के रूप में और उद्घोषक के तौर पर और नाटक कलाकार के रूप में जी। मैं काफ़ी मुझे काम करने का मौका मिला। जी। रेडियो एक अलग माध्यम है। हाँ। और फिल्म अलग है, रंगमंच एक अलग माध्यम है। जी। लेकिन तीनों माध्यम में एक कॉमन बात है, अभिनय। अभिनय। अभिनय तो सभी जगह करना पड़ता है, बस जी। उसका तरीका अलग है। जी। रेडियो में सिर्फ आवाज़ के माध्यम से अपने कैरेक्टर को जीना होता है। हाँ। और रंगमंच में आप अपने आंगिक अभिनय से और एक्शन से थोड़ा उसमें लाउड करना पड़ता है। रंगमंच में जी। सबसे ज़्यादा लाउड, सिनेमा से भी जी। अपना एक्सप्रेशन भी थोड़ा लाउड, क्योंकि दूर तक दर्शक बैठे रहते हैं। हाँ। वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे। जी। तो इन सब कुछ चीज़ों का अलग अलग ध्यान देना है इसमें। और इम्प्रोवाइजेशन का भी बहुत काम है। हाँ। और रेडियो एक मतलब अलग ही माध्यम, सधा हुआ उसमें बिल्कुल आवाज़ की उच्चारण, शब्दों को भी बहुत नाप तोल के बोलना है। जी। बहुत कुछ सीखा है मैंने। हाँ। रेडियो से भी मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। इसके अलावा अपना थिएटर है। जी। स्टेज है। जी। इसके लिए एक कलाकार को एक लंबा रिहर्सल करना पड़ता है। हाँ। और इसमें रिटेक का कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं। स्टार्ट टू एंड नाटक शुरू हुआ। हाँ। आपको पूरा करना है, पूरा अपने कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए। हाँ। और जैसा अक्सर होता है, कई नाटक के अंदर भी बहुत से नाटक होते हैं। कोई पात्र जैसे अचानक घुस गया जब उसका सीन नहीं है। तो आदमी इस तरह के, कभी कोई होता है कोई पात्र कहीं का सीन कहीं जुड़ जाता है, जाके डायलॉग अगले 3 सीन के बाद का बोलना शुरू कर देता है। तो जब जितने आर्टिस्ट घबरा जाते हैं, हम लोग के साथ ही बहुत हुआ इस तरह का। लेकिन उसको मैनेज करना है, इम्प्रोवाइज करके अपन लोग करते थे। जी जी। तो ये सब बड़ा अच्छा। और जब एक कलाकार सबसे ज्यादा थिएटर में ही परिपक्व होता है। मैं तो कहता हूँ जिसको भी अभिनय करना, थिएटर जरूरी है। थिएटर जरूरी है। हाँ, देखिए आप फिल्म देखते हैं तो आपको थिएटर का एक्टर अलग से दिखाई देता है, समझ में आ जाता है कि ये जी थिएटर का बंदा है। जी। मनोज वाजपेयी साहब, नसीर साहब, हाँ बिल्कुल, अनुपम खेर। हाँ। तो अब हम लोग तो अभी भी सीख ही रहे हैं, और सीखने की प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है। तो काफ़ी समय, एक समय बहुत अच्छा सुनहरा दौर था अंबिकापुर में, नाटकों का बहुत अच्छा दौर था, और बहुत कुछ हम लोग को मौका मिला। बाहर से रंगकर्मी निर्देशक आते थे, जैसे अलखनंदन जी यहाँ कई बार आए हैं। हाँ। विभास उपाध्याय, राजकमल नायक जी जी। और मुझे मौका मिला, उनका मैं बहुत आदर्श नाम लूँगा, महेंद्र मेवाती जी। हाँ। हमारे शहर के अभिनेता थे, NSD पास आउट। हाँ। और वो साल में लगभग 1-2 बार जरूर नाटक यहाँ पर वर्कशॉप कराते थे। तो रिहर्सल और वर्कशॉप ये चलता रहा। जी। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जो थिएटर के जो रंगकर्मी होते हैं, एक तो जल्दी सिनेमा में जाते नहीं हैं,
सिनेमा में जाते हैं तो अपना झंडा गाड़ देते हैं। जैसा आपने जिन लोगों का नाम लिया, नसीर साहब का नाम लिया, पंकज नसरुद्दीन त्रिपाठी। साहब, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, बलराज साहनी, तो आपका रुझान सिनेमा की तरफ कैसे हुआ? मैं तो शुरू से ही बहुत आकर्षित था जी और मेरे दिमाग में था, ये मतलब मेरा लक्ष्य था जी। और अभी भी है लक्ष्य बहुत आगे जाने का। बचपन से ही सिनेमा आकर्षित किया। सबसे पहले मतलब मुझे याद है 76 में हंसते जख्म, रजनीगंधा और ये सब फिल्में जागृति फिल्म जागृति बहुत प्रभावित किया इस फिल्म ने। उसके बाद जय संतोषी माँ, शोले, फिर अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया। तो पहले सिनेमा जब मैं देखता था तो बार बार मतलब दिमाग में चलता रहता था। मैं जाके पोस्टर निहारा करता था टॉकीज के पास। जी जी जी। विनय जी, अगर सिनेमा और थिएटर का बात करें, इन दोनों विधाओं में आपको क्या फर्क मिला? थिएटर सीधे दर्शकों के सामने होता है कलाकार जी, और अपने अभिनय द्वारा, अपने आंगिक अभिनय और आवाज के द्वारा एक वहाँ पे एक लाउड एक्सप्रेशन होता है। वहाँ रिटेक का कोई चांस नहीं होता है। जो नाटक शुरू हुआ स्टार्ट टू एंड, चाहे आप अगर डायलॉग भूलते भी हैं तो इम्प्रोवाइजेशन करके आपको आगे बढ़ना है। लेकिन सिनेमा में जो है रिटेक का चांस है। हाँ। और हालांकि हम लोग अपने रोल के लिए कैमरे के पीछे जितना वक्त मिलता है उस पर मनन चिंतन करते हैं जी, और रिहर्सल भी थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन टेक कर लेते हैं, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, तो जितने जब परफेक्शन के आते तक, परफेक्ट होते तक उसमें रिटेक करने का मौका होता है। और एक्सप्रेशन भी जितना डायरेक्टर को चाहिए, एक कैमरा इतना सेंसिटिव है उसमें रंगमंच जैसा एक्सप्रेशन नहीं देना है। और वॉइस भी उसी तरह का, उसमें बहुत लाउड नहीं होना है। जैसा मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें काम होता है। और कैमरे को ध्यान में रख के जी उसमें करना है। जैसे स्टेज में बॉडी मूवमेंट उसमें फ्री होता है और स्टेज को कवर करना पड़ता है, हर कलाकार को मैनेज करके चलना पड़ता है ब्लॉकिंग के हिसाब से। लेकिन कैमरे में कैमरे के फ्रेम के हिसाब से और निर्देशक के बताए हुए एंगल को ध्यान में रखते हुए उससे हम एक सीमा में बंधे होते हैं। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और निश्चित तौर पे जो थिएटर होता है, जैसे आपने पूर्व में कहा कि थिएटर ही कलाकार को परिपक्व बनाता है जी। उसके पीछे उनका महीनों का मेहनत होता है एक नाटक को प्रस्तुत करने के लिए। मुझे याद है कि रिहर्सल का क्या फ़र्क होता है। एक नाटक मैं देख रहा था, उसमें मेरा एक मित्र था जो रावण का भूमिका अदा कर रहा था। अच्छा। और उसको सोने का आदत था, वो बैठे बैठे ऐसे सो जाता था, उसको नींद आ जाती थी, कहीं भी सो जाता था। तो सारे लोग बहुत चिंतित थे कि ये कहीं स्टेज पे मत सो जाए। लेकिन रिहर्सल खूब किया था वो। तो मंचन के दौरान जब उसका समय आता था तो बगल वाला उसको धीरे से पुश करता था और जैसे ही उसको पुश करता था तो नींद में भी उसको याद रहता था कि उसको क्या बोलना है और खड़ा होकर बोलता था, जी हाँ मैं हूँ लंकापति रावण। और उसके बाद उसकी नींद खुल जाती थी और अपना आगे का संवाद बोलता था। और सिनेमा में और सभी चीज़ों में रिहर्सल का क्या फ़र्क होता है कि आज देखिए हम लोग जब गाने की भी रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियो में तो हमारे पास बहुत सारे टेक होते हैं, हम लोग बार बार रिटेक करते हैं, गायक थोड़ा थोड़ा गाता है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले जब जाएंगे तो उस समय रिटेक नहीं होता था, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो सिंगर को बैठा के महीनों रिहर्सल कराता था और उससे जो निखार पैदा होता था उस चमक में पैदा हुई लता जी, मुकेश जी, किशोर जी, रफ़ी जी, मन्ना डे साहब और भी बहुत सारे उस दौर के जो गायक थे। लेकिन आज के जो गाने आते हैं वो रिहर्सल के अभाव में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो गीत आज भी चमक रहे हैं। जी जी। और पूर्व के सिनेमा में भी हम देखते हैं कि उस समय थिएटर के कलाकार जब आकर के सिनेमा में आते थे तो वो सिनेमा आज भी उतने ही जीवंत और नए लगते हैं बनस्पत आज के सिनेमा की। बातें तो बहुत सी हैं विनय जी, मैं आपसे और मैं कहना चाहूँगा जी कि जैसे मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि जैसे कोई कैरेक्टर मिल गया जी, जिस दिन से फाइनल हो गया कि मुझे ये रोल करना है, अभी भी है, तो अगर मैं उठते बैठते सोते जागते जी मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। हर समय दिमाग के किसी कोने में
जी। वो कैरेक्टर रहता है जी। और सोचता रहता हूँ कि इसको और कैसे किया जा सकता है। हाँ, उसमें क्या मैं ऐसा कुछ अपना एफर्ट लगाऊं कि वो या अच्छा हो कुछ जाए, जीवंत अलग हो से जाए। कुछ, हाँ, जीवंत हो जाए। जी। तो ये चीज़ होते रहना चाहिए, मनन चिंतन भी जरूरी है और एक एक्टर को हाँ। अध्ययन भी बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना भी हाँ। ये हमारे जीवन शैली का अंग होना चाहिए। जी। एक्टिंग के लिए जी। अध्ययन भी बहुत जरूरी है। जी जी, नहीं निश्चित तौर पे। और आपका यही जो मेहनत है वो हमको थिएटर में हो या आकाशवाणी हो या फिर आपकी फिल्में हो, इन सभी जगहों पे देखने को मिलता है। और बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, जी। लड़कियां, 2 लड़कियां, 1 लड़का है मेरा। हाँ। और भैया भाभी हैं, बच्चे भतीजे हैं। जी। विनय जी, जब खास तौर से हम किसी छोटे जगह पे होते हैं, और सरगुजा तो हमारा वनवासी क्षेत्र रहा ही है, तो ऐसे जगहों पे और मध्यम वर्गीय परिवार में जब कोई कलाकार पैदा होता है तो देखने को मिलता है कि घर वाले लोग जो हैं वो काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं उसके फ्यूचर को लेकर के। जी जी। तो और आर्थिक परेशानियों का भी बहुत सामना करना पड़ता है। जी। क्योंकि मुझे याद है, मैं अपने ऊपर यदि बोलूं तो मेरी शादी तय नहीं हो पा रही थी क्योंकि लड़की वाले आते थे और जब सारी बातें हो जाती थी तो कहते थे भाई लड़का क्या करता है, तो घर वाले कहते थे गाता है। तो घर वाले जब कहते थे गाता है तो लड़की वाले कहते थे गाता तो है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करता क्या है? तो घर वाले फिर कहते थे कि गाता है। तो 2-3 बार पूछते थे इस बात को और फिर बोलते थे ठीक है हम तो बताते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा नहीं आते थे क्योंकि उनको ये लगता था ये गाता तो है लेकिन काम क्या करता है। आप भी इन समस्याओं का सामना तो किए होंगे। बिल्कुल। तो फिर किस तरह से आपने अपने कला की जर्नी को आगे बढ़ाया? एक जुनून तो था ही जी। और मुझे करना था। जी। और एक बार जो सोच लिया तो करना है तो करना है, कभी थिएटर नहीं छूटा। जी। और आकाशवाणी में भी समानांतर काम करते रहा मैं। जी। तो काफ़ी हद तक तो आकाशवाणी ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे बेरोजगारी में आर्थिक सहयोग जी। वहाँ से हो जाता था। इसके अलावा मैं छोटे मोटे काम भी किया। छोटा मोटा कैसे कहूँ, कहीं स्थायित्व तो नहीं रहा, कोई ऐसा आजीविका का कोई स्थायी साधन मेरे पास नहीं रहा। बहुत संघर्ष रहा जीवन में। जी। मैं 11th क्लास से ही ट्यूशन करना शुरू कर दिया था, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था। फिर बाद में मैं पोल्ट्री फार्म भी खोल लिया था। जी। एक दुकान भी खोल लिया, फिर LIC एजेंट का भी काम किया। जी। तो ये सब साइड में कुछ एक ऑप्शन था। और किस्मत कुछ ऐसा रहा कि मेरी जो पत्नी है, धर्मपत्नी जी, उनका साथ मुझे मिला। जी। और उनका यही कहना था कि आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें, बल्कि एकदम पूरी शिद्दत के साथ आप जो करना चाह रहे हैं, आप अभिनय के लिए बने हैं, जी। तो आप उस काम को कीजिए। जी। और उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया। अच्छा। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरी पत्नी एक शासकीय नौकरी में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ सुपरवाइजर है। जी। 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 और उनका मेरी इस कला यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है, कहना चाहिए मेरे जीवन में। वैसे तो पत्नी का सहयोग होता ही है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जी। और परिवार का जहाँ तक है तो शुरू से माँ बाप की चिंता स्वाभाविक है बच्चे के भविष्य को लेकर। जब मुझे देखते थे कि देर रात रिहर्सल करके घर आ रहा है, नाटक कर रहा है, जी। तो ये तो सही बात है, हर माँ बाप के लिए चिंता की बात है कि भविष्य में करोगे क्या। लेकिन उसको जारी रखते हुए, लेकिन मुझे किसी ने कभी रोका नहीं। चलिए विनय जी, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब कोई प्रतिभा मध्यम वर्गीय परिवार में खास तौर से आती है तो परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जी। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जब घर में शांति होती है तभी बाहर क्रांति होती है। सही है। क्योंकि अगर घर ही में क्रांति होने लगेगी तो बाहर तो फिर शांति हो जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएगा नहीं इंसान। कर पाएगा। और एक चीज़ है कि कोई भी एक लोगों की निगाह में अगर कोई सफल व्यक्ति है, कोई चमक रहा है, जी, तो उस व्यक्ति के तरक्की में या उसके चमकने के पीछे
परिवार के लोगों का, उनके दोस्त यारों का, सभी का, बहुत से लोगों का हाथ होता है, बहुत से लोगों की निश्चित प्रेरणा और निश्चित प्रोत्साहन और सहयोग के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे विनय जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था कि आकाशवाणी और थिएटर के बाद आपका सिनेमा का सफर कैसे शुरू हुआ? 2010 के आसपास जी सबसे पहले दूरदर्शन दिल्ली से जी। एक टीम आई थी यहाँ पर, हाँ और हमारे सरगुजा की बहुत प्रसिद्ध समाज सेविका राजमोहिनी देवी के ऊपर जी एक फिल्म बनाना चाहते थे वो। हाँ। 3 एपिसोड का एक टेलीफिल्म बना था, जी और उसमें वो लोग एक आर्टिस्ट खोज रहे थे यहाँ। जी जी। तो उस समय फ़ोन भी नहीं था, कोई संपर्क का साधन नहीं था। हाँ उस समय हमारे शहर के एक बहुत बड़े कलाकार राघवेंद्र मुद्गल जी थे, हाँ। और उनसे राघवेंद्र दास, वो जो चैन से सोना है तो जागते रहो। जी हाँ दर्शकों को, राघवेंद्र मुद्गल, बहुत आदर्श में उनका नाम ले रहा हूँ। हाँ। राघवेंद्र भैया जब थे, हाँ तो वो मुझको मिलवाए उनसे। जी नीलोफर शर्मा दिल्ली से आई थी डायरेक्टर, हाँ और वो मेरा बैकग्राउंड देखी नाटकों का, तो सीधे मुझे ले लिया। पहली बार बहुत खुशी हुई मुझे जब कैमरे का सामना करने का मौका मिला। प्रतापपुर में शूटिंग हुई थी, वहाँ राजमोहिनी देवी का आश्रम है खोरमा में जी। वहाँ हम लोगों ने शूट किया था। हाँ उसके बाद धीरे धीरे फिर दूरदर्शन के टेलीफिल्मों में मौका मिला मुझे, और फिर शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, और फिर एक छत्तीसगढ़ी फिल्म यहाँ बनी, सरपंच। सरपंच जी। हाँ, उसके निर्माता थे भरत तिर्की। हाँ और उन्होंने मुझे शर्त रखा कि इस फिल्म में आपको निःशुल्क करना होगा। अच्छा। लेकिन मैं आपको इस फिल्म का मुख्य खलनायक का केंद्रीय पात्र सरपंच का रोल आपको दे रहा हूँ। तो मैं पहली फिल्म थी तो एकदम दिलो जान से जुट गया उसमें, और फिल्म सफल भी हुई, और मुझे बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ में नई दुनिया की तरफ से जी। और उसके बाद मुझे लगातार धरतीपूत, राजा छत्तीसगढ़िया, लगन, ऐसी कई फिल्में मिली। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मैं जी काफ़ी काम किया, उस कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी मौका मिला। हाँ। और कुछ झारखंड में नागपुरी भाषा की फिल्में भी मैंने की। जी पेठुआ, नासूर, जतरा, ये सब फिल्में आई। फिर धीरे से हिंदी में एक मौका मिला मुझे, बैतूल में नागपुर की टीम थी, किसान तेरी कहानी जी, ये फिल्म हुई। और एक हमारे मित्र हैं नारायण साहू जी, बालाजी फिल्म्स में, वहाँ पर वो एक फिल्म बनाते, फेसबुक वाला प्यार। अच्छा। हाँ। वो फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। और फिर ऐसे अभिषेक पांडे जी हैं। फिर स्थानीय स्तर पर आपने भी मुझे काफ़ी काम दिया है, आपकी फिल्म इंसाफ। हाँ। और फिर अभी हाल ही में बनी थी मिस्टर आशिक भोजपुरी में जी। तो जहाँ भी मुझे मौका मिला मैं काम करते रहा जी। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि आपने एक वेब सीरीज भी की है, लंतरानी। यहाँ पर अंबिकापुर में बनी थी लंतरानी, और मैन पार्ट में भी शूट हुआ था। उसमें जानी लीवर, जीतू जी आए हैं। हाँ हाँ। और अलग अलग उसमें 6 एपिसोड में अलग टीम थी। हाँ। मैं कोरोना के ऊपर जो बना था उसमें था, एक मीडिया का ऑफिस रहता है। कोरोना काल में एक ऑफिस ने चैनल में उसका 24 घंटा कैसे बीतता है वो फिल्म का उसका थीम था जी। तो उसमें मैं एक छोटा सा रोल किया था, एक टेक्नीशियन रहता हूँ। तो उसमें हमारे डायरेक्टर थे भास्कर हजारिका जी, असम के। हाँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जी। तो वो रोल बहुत छोटी सी भूमिका थी, लेकिन मज़ा आया काम करने में, बहुत अच्छा लगा। उसमें मैं ये देखा था कि आप रहते हैं अपने ऑफिस में और नाक के ऊपर मास्क जो रहता है उसको आंख के ऊपर लगाते हैं और आंख के ऊपर मास्क लगा करके वो सो जाते हैं, और फिर जब कोई आता है तो धीरे से उसको खींच लेते हैं आप, और फिर जब सोना होता है तो मतलब मास्क का ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब डायरेक्टर बताया कि आपको सोना ही है फिल्म में, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जैसा डायरेक्टर बोल रहे हैं ठीक है। कमाल का वो कैरेक्टर था विनय जी, और निश्चित तौर पे देखिए कैरेक्टर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है जी। 2.5 घंटे की पूरी फिल्म में कोई एक आर्टिस्ट आता है, सिर्फ एक कैरेक्टर करता है, छोटा सा डायलॉग बोलता है, और पूरी फिल्म देखने के बाद दशकों तक दर्शक जिस चीज को याद रखते हैं उसका एक संवाद रहता है। तो लंतरानी में मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि वो आपका मास्क को आंख पे लगाना, यदि मुझे कुछ याद था तो
तो वही था कि मास्क का ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है और आपने उस कैरेक्टर को काफी जीवंत कर दिया। चैनल में फैडर देना होता था जी। तो ऐसे हटाता, फैडर देता फिर लगा जी निश्चित तौर पे विनय जी, आपसे बात करके मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। मुझे लग ही नहीं रहा है कि इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रश्न अभी बच गया है। जी जी। आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? मेरी आने वाली फिल्मों में एक तो देखिए आपकी फिल्म है मिस्टर आशिक, ये आएगी जल्दी, हाँ 2-3 महीने में। हाँ। और एक हिंदी फिल्म है अपना अमिताभ। अपना अमिताभ, इसके जी। डायरेक्टर हैं अजय आनंद जी और प्रोड्यूसर विकास शर्मा जी हैं। हाँ हाँ। और ये फिल्म जो है एक बिहार के गांव की कहानी है जी। इसमें बॉलीवुड के सब आर्टिस्ट हैं। एक अच्छी फिल्म है ये, जी। जल्द आने वाली है, दिसंबर में संभवतः रिलीज होगी। जी। और इसके बाद एक छत्तीसगढ़ की फिल्म है, राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत लेजेंडरी डायरेक्टर मनोज वर्मा जी की फिल्म सुकवा। सुकवा, जी। ये जिनकी भूलन दमेज थी, हाँ हाँ। वो उनकी आगामी फिल्म है। हाँ सुकवा में एक नकारात्मक भूमिका में हूँ मैं, जी। का अहम रोल है मेरा जी। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये। जी। 10 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा माया के रोग, भुलावे झनमयाला, बारात लेके आ जा, ये सब फिल्में हैं। निश्चित तौर पे विनय जी, अगर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो समय ही कम पड़ेगा और एक एपिसोड में इन सभी चीज़ों को समाहित नहीं किया जा सकता है। फिर मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर आमंत्रित करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। चलने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे नए जो प्रतिभावान कलाकार हैं, जो रंगकर्मी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नए कलाकार जो जिन्हें अभिनय में रुचि है जी, तो बिल्कुल वो मेहनत करें, अपनी प्रतिभा को पहचानें जी, और हार्ड वर्क करें। जी। अगर हो सके तो थिएटर ज्वाइन करें। लगातार थिएटर से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एक अभिनेता के लिए, और पूरी ईमानदारी से काम करें तो रास्ते निकलेंगे। जी हाँ दर्शकों, तो ये थे विनय अम्बष्ट जी। निश्चित तौर पे इनकी बातों को सुन के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। इन्होंने सिनेमा से लेकर थिएटर तक और आकाशवाणी तक अपनी सभी बातों को बेबाकी से रखा। अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। फिर मिलूंगा आपसे एक नई प्रतिभा के साथ जिसने अपने दम पे किसी मुकाम को हासिल किया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गोपाल की चौपाल।